Good evening, everyone. So, today we are going to attempt the exercises of your chapter 2, that is the chapter of land, soil, water, natural vegetation, and life resources, wildlife resources. Okay, so now let us begin with the questions. And your question number 1 is answer the following questions. इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, which are the two main climatic factors which are responsible for soil formation, यानी मिट्टी के बनने में ऐसे कौन से दो climatic factors हैं जो responsible होते हैं. So first one is the temperature and second one is your rainfall. ठीक है, कैसे? तो हमने देखा था किस प्रकार से आपका जो पत्थर है वो टूटता है, चट्टान टूटती है. With the increase in the temperature, the your rock expands, and with the decrease in the temperature it contracts. ठीक है, तो लगातार ये प्रक्रिया जब होती है तो एक एट लास्ट वो पत्थर जो है वो टूट जाता है. ठीक है, और पत्थर टूटने से ही फिर आपकी समय के साथ मिट्टी की फॉर्मेशन होती है. और रेनफॉल भी है आप इस चीज़ में जो कि पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक, रेनफॉल यानी प्रेसिपिटेशन जो कि मॉइस्चर क्रिएट करता है. तो मॉइस्चर भी आपकी सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा योगदान देती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे, यानी ऐसे कोई दो कारण बताइए जो आज के वक्त में लैंड के डिग्रेड होने में उत्तरदायी हैं. सो फर्स्ट इज़ योर डिफॉरेस्टेशन, सेकंड इज़ योर ओवर ग्रेजिंग. सो डिफॉरेस्टेशन का मतलब जो हमने बहुत बड़े पैमाने पर जंगल काट दिए हैं. ठीक है, इससे आपका जो लैंड डिग्रेड हो रहा है. और ओवर ग्रेजिंग यानी जब पशुओं को बहुत लंबे समय तक कहीं चारा चरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो प्लांट्स को खाते रहते हैं और वो फिर जड़ से उखड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है आपकी ज़मीन वहाँ पे बंजर हो सकती है. ठीक है, इसमें और बहुत से रीज़न डाल सकते हैं. जैसे आप डाल सकते हैं कि ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड because of the growing population, due to the overuse of the fertilizers, and so many reasons. Okay, now next question is your why is land considered an important resource. ज़मीन को हम एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहते हैं. सो द आंसर इज लैंड इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. ठीक है, तो ज़मीन पे हम रहते हैं और हम बहुत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम इस पर कृषि करते हैं, जंगल उगाते हैं. ठीक, फिर हम खनिज प्राप्त करने के लिए माइनिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं, हम अपने घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बैठाते हैं, बहुत से काम करते हैं. ओके, इसीलिए लैंड हमारे एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक, यानी सरकार द्वारा उठाए गए कोई दो कदम बताइए जिससे कि प्लांट्स और एनिमल्स को हम कंजर्व कर सकते हैं. So first one is national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. ठीक है, तो बहुत से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं जंगली जानवरों को, पशुओं को और वनस्पतियों को बचाने के लिए. ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जिससे कि लोग वहाँ पे हंटिंग ना कर सके, पोचिंग ना कर सकें और ऐसी कोई भी प्लांट्स का दोहन ना कर सके जिनकी जाति जो है बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है और जो विलुप्ति की कगार पर है. नेक्स्ट इज़ योर अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक योर सोशल फॉरेस्ट्री जिसमें हमने आपको बताया था कि लोगों को वो आपके आसपास वैसे तो बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, जंगल में भी आप रह रहे हैं, आप कहीं भी हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी तरफ से भी पेड़ पौधे लगाते रहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर वन महोत्सवा जो कि आपके जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, जिसमें लगातार एक सप्ताह तक लोग पेड़ लगा के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो भी अब जो है प्लांटेशन करें, अपनी प्रकृति से प्रेम करें. ओके, सो दीज टू प्रोग्राम्स आर एनकरेज्ड एट द स्टेट एंड द रीजनल लेवल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट एनी 3 वेज टू कंजर्व वाटर. कोई 3 तरीके बताइए जिससे कि पानी को हम बचा सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज योर ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड टू स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. तो पहले हम जितने हो सके पेड़ लगाएं जिससे कि आपका जो ज़मीन से बह के पानी चला जाता है वो बच सके और प्लस आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका भी स्तर जो है वो बढ़ता रहे. ओके, नेक्स्ट इज स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, यानी पानी को फुहारों के रूप में धीरे धीरे देना ताकि आपकी मिट्टी एरोड ना हो सके. ठीक है, और जो एक सीपेज का खतरा रहता है और जो वाटर एवापोरेशन का खतरा रहता है जब लगातार पानी दिया जाता है, ठीक है, तो वो आपका स्प्रिंकलिंग इरिगेशन से बच जाता है. नाउ नेक्स्ट इज़ वाटर हार्वेस्टिंग टू सेव सरफेस रन ऑफ, यानी जब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक, तो उस बारिश के पानी को इकट्ठा करना
और उसको बड़े बड़े गड्ढों में इकट्ठा करके प्रॉपरली चैनलाइज करके जहाँ पे अप्रोप्रिएट लोकेशन है वहाँ पे भेजना, या फिर छोटे मोटे तौर पे अगर इकट्ठा करेंगे बाल्टियों में आप कर सकते हैं, फिर आप उसको काम में लेके आ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ड्रिपिंग इरिगेशन का भी मेथड दे सकते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपके घर में कहीं कोई नल लीक हो रहा है तो उसको बनवाइए, या फिर कोई काम कर रहे हैं तो नल को खुला मत छोड़िए। ठीक, अपनी तरफ से आप कोई भी इसमें कॉमन रीज़न दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, टेक द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो आपके क्वेश्चन में बुक में करीब 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपका आंसर मेंशन किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, यानी सॉइल फॉर्मेशन में इसमें से कौन जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, तो वो है आपका सॉइल टेक्सचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनिक मैटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आपका जो तापमान होता है और ऑर्गेनिक मैटर में जो आपके फ्लोरा फौना आते हैं, ठीक है, ये सब आपका सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, लेकिन सॉइल टेक्सचर इसमें किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following methods is most appropriate to check soil erosion on the steep slopes। यानी जो आपकी पहाड़ की ढलान होती है वहाँ पे मिट्टी के एरोजन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। द आंसर इज टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन भी मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो पहाड़ी पे हम टेरेस कल्टीवेशन करके मिट्टी के एरोजन को रोक सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि नेचर को कंजर्व करने में मदद नहीं करता है। सो दैट इज़ योर डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग। यानी आप जब शॉपिंग करने गए, आपको जो भी पॉलीथीन बैग्स में दे दिया गया, आपने अपना सामान निकाला और पॉली बैग्स को वहीं पे ज़मीन पे फेंक दिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। सो द फर्स्ट वन इज लैंड यूज़। सो दिस मैच इज़ योर प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड। यानी एक ज़मीन का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम उसका एक प्रोडक्टिव यूज़ करके, यानी उसका हम बढ़िया से उत्पादन करके उसमें किसी तरीके से, ठीक है, यानी कृषि करके या खनिज निकाल के, ठीक है, इस प्रकार से हम लैंड का यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमस से, ह्यूमस किसको बोलते हैं, इट इज़ द ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन द टॉप सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर में बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है, फ्लोरा फौना, जो भी आपके पेड़ पौधे सड़गल जाते हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं जो मिट्टी के ऊपरी परत में रहती है, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। नेक्स्ट इज योर रॉक डैम्स। सो रॉक डैम्स दे प्रिवेंट द सॉइल एरोजन। आपने पढ़ा है इसको भी, बड़े बड़े पत्थरों से जो डैम बनाए जाते हैं पानी को रोकने के लिए, वो आपके सॉइल एरोजन को रोकते हैं। नेक्स्ट इज योर एरेबल लैंड। सो एरेबल लैंड किसको कहते हैं, द लैंड सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यानी ज़मीन जो कि कृषि करने योग्य है उसको हम लोग एरेबल लैंड कहते हैं। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, state whether the given statement is true or false, if true write the reasons। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको रीज़न देना है, कारण बताना है कि ट्रू या सही क्यों है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। यानी हमारे इंडिया का जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का एरिया है वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा सघन बसा हुआ है, जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसा एक स्टेटमेंट आपके लिए है। तो आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दीज आर फर्टाइल प्लेन्स विच ऑफर सुइटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो नदियाँ हैं और नदियाँ जहाँ होती हैं वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है, और ज़मीन उपजाऊ है तो वहाँ पे कृषि भी अच्छी होती है। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र ही नहीं, दुनिया की जितनी भी नदियाँ हैं वहाँ पे सब जगह घनी आबादी पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। यानी इंडिया में हर व्यक्ति पे जितना पानी लोगों को मिलना चाहिए वो दिन पे दिन घट रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, ट्रू बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस। अब ये इसलिए सच है क्योंकि हमारी जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ रही है, लोगों के पानी की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन
हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फिर हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, रहन-सहन के तरीके हैं, ठीक है, वो उस पे भी डिपेंड कर रहा है हम किस प्रकार से पानी का दोहन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस, और हमारी जो पोल्यूशन की समस्या है, जिस प्रकार से हम नदियाँ गंदी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कचरा फेंक रहे हैं, फर्टिलाइज़र मिला रहे हैं, डेड बॉडी डिस्पोज कर रहे हैं, इससे क्या है, पानी आपका गंदा हो रहा है। ओके, इसीलिए हमको पीने का पानी कम मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट इज योर रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटर क्रॉपिंग। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, जब हम बहुत सारे ट्री एक लाइन में किसी कोस्टल एरिया में लगाते हैं तो उसको हम लोग शेल्टर बेल्ट कहते हैं, उसको हम इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग किसको कहते हैं, जहाँ पे हम एक समय में एक से ज़्यादा फसलें लगाते हैं, ठीक है, यानी हमने एक रो में एक फसल लगाई, फिर उसके बगल में दूसरी लगाई, फिर उसके बगल में पहली लगाई, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने जनवरी में एक फसल आपकी लगाई, तो उसको पकने में, हार्वेस्ट करने में मई तक का टाइम आ जाएगा। तो जब हम उसे काटेंगे तो उसके बाद आपकी ज़मीन क्या हो जाएगी, खाली, ठीक है, उसमें कुछ नहीं रहेगा, तो सॉइल एरोजन हो जाएगा। ठीक, तो इससे इंटरक्रॉपिंग से क्या होता है, जब हम एक से ज़्यादा फसलें लगाते हैं तो हर फसल अपने अपने टाइम पे हार्वेस्ट होती रहती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी ज़मीन जो है वो खाली नहीं रहती है। प्लस इंटरक्रॉपिंग के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, that is your last statement, that is human interference and changes of climate can maintain the ecosystem। यानी ये जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं, जो एक मानवीय छेड़छाड़ होती है प्रकृति के साथ, और जिस प्रकार से मौसम बदलता है, उससे हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इकोसिस्टम ह्यूमन इंटरफियरेंस से और क्लाइमेट चेंज होने से पूरी तरीके से बदल जाता है, डिस्टर्ब होता है। ओके, सो दिस इज़ योर whole exercises of the chapter, and your chapter is completed. And in the next class I am going to start with the chapter 3, that is of the geography for class 8th. So if you have liked the video, if concept is understood by you, then please share, comment and subscribe my channel, that is Dear Future, Here I Come. So till the next class, see you, bye bye.